नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर विज्ञान का जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे, जिसके लास्ट पार्ट में हमने किस प्रकार से स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, स्वपोषी पोषण के अंदर पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है वो पढ़ा था, और विषम पोषी पोषण में हमने अमीबा का उदाहरण पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मानव के अंदर पोषण, मानव के अंदर पोषण की प्रक्रिया। तो अपना जो टॉपिक है मानव में पोषण, मानव में क्या है पोषण, मानव में पोषण। अब देखो, मानव में जो पोषण की प्रक्रिया है वो हम किसके थ्रू करते हैं? पाचन के थ्रू। किसके थ्रू? पाचन के थ्रू। हमारे अंदर हम जैसे कोई भी अपने को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हम भोजन इंटेक करते हैं। उस भोजन इंटेक होने के बाद में हमारे पाचन तंत्र द्वारा उसका क्या किया जाता है? पाचन किया जाता है। तो पाचन क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पाचन क्या होता है। तो जो जटिल अणु होते हैं, क्या होते हैं? जटिल अणु होते हैं। उन जटिल अणुओं को पाचक रस या हार्मोन्स द्वारा, पाचक रस या हार्मोन्स द्वारा हम बदलते हैं सरल अणुओं में, सरल अणुओं में। तो जटिल अणुओं का पाचक रस या हार्मोन्स द्वारा सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब मानव के अंदर जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो पाचन होने के लिए कई अंग पाए जाते हैं, जिसमें इसमें पाचन के लिए महत्वपूर्ण 2 अंग पाए जाते हैं। एक तो अपन देखते हैं आहार नाल, एक तो क्या देखते हैं? आहार नाल, और दूसरा आपका आता है पाचन ग्रंथियाँ। मनुष्य में पाचन के लिए आहार नाल और दूसरा आता है पाचक ग्रंथियाँ, पाचक ग्रंथियाँ। ठीक है ना? आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ ये कहाँ से शुरू होती है? ये मुख से लेके और गुदा द्वार तक एक लंबी नलिका होती है जिसको हम बोलते हैं आहार नाल। और इसके अंदर जो अपन भाग पढ़ेंगे आहार नाल में, वो हम पढ़ेंगे मुख्य, मुख्य बाद में मुख्य गुहा, ये एक साथ में लिख सकते हैं, मुख मुख गुहा। उसके बाद में पढ़ेंगे हम ग्रसनी, ग्रासनाल। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आमाशय, आमाशय के बाद में हम पढ़ेंगे अग्नाशय, अग्नाशय के बाद में छोटी आंत। इन सब की डिटेल देखेंगे अपन। छोटी आंत जिसको हम क्षुदांत्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्षुदांत्र। उसके बाद में हम देखेंगे बड़ी आंत जिसको हम बृहदांत्र बोलते हैं, बृहदांत्र। ये आहारनाल के अंदर पढ़ेंगे। और पाचक ग्रंथियों के अंदर हम पढ़ेंगे अपने शरीर के अंदर पाचक ग्रंथि सबसे पहले मुख में पाई जाती है हमारे लार ग्रंथि। मुख में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथि। उसके बाद में हमारे आमाशय के अंदर पाई जाती है एक जठर ग्रंथि, जो जठर रस का स्रावन करती है, जठर ग्रंथि। उसके बाद में यकृत और एक ग्रंथि पढ़ेंगे हम अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, तो इनके बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे पाचन तंत्र को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले अपन पाचन तंत्र का डायग्राम देखेंगे, उससे आपके सारी बातें क्लियर होगी। तो सबसे पहले अपन पाचन तंत्र का डायग्राम सीखते हैं। मैं बना रहा हूँ पाचन तंत्र का डायग्राम, आप लोग समझना उसको। देखो, ये मैंने नासाद्वार बना दिया। क्या बना दिया? नासाद्वार। ये यहाँ से मुख ले लिया और ये आपके नाक वाले भाग ले लिए। ठीक है, आपको ये नीचे का मतलब होना चाहिए, ऊपर से कोई सिस्टम से कोई मतलब नहीं। उसके बाद में यहाँ से आप ये अपना आ जाता है ग्रासनाल, ये आपका आमाशय आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये वाला भाग, इसको बना देता हूँ। देखो, आप इस टाइप से आपको सीखना है। इसको अपन इस टाइप से कर सकते हैं। ये आपका
क्या बन जाएगा, बड़ी आंत। ठीक है, और ये वाला जो सिरा है यहाँ से थोड़ा सा फूल जाता है, ये नीचे आके, ये यहाँ से थोड़ा फूल के इसको मला से बोल देते हैं। और यहाँ अंदर ये छोटी आंत आ जाती है आपके, ये छोटी आंत रहती है इस टाइप से, ये छोटी आंत का भाग है जो बड़ी आंत से यहाँ जुड़ जाएगी आपके। ठीक है, यहाँ से आपके ये अपेंडिक्स होगी। यहाँ एक पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती है, पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ बना देता हूँ। ये आपकी एक संरचना होगी, नलिका होगी जो यहाँ से अग्ना से आ जाएगी। ठीक है, तो अब इनके नाम लिख देता हूँ मैं। ये आपका नासा द्वार आ जाएगा, ये मुख, अंदर ये मुख गुहा आ जाएगी। मुख गुहा में अपने जीभ, दांत, ये वाले भाग आ जाएंगे। यहाँ अपने ग्रसनी होती है, ये ग्रास नाल हो गई, इसको बोलते हैं हम आमाशय, स्टोमक बोलते हैं जिसको, आमाशय। ये अपना होता है अग्नाशय। यहाँ पे अपन एक हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बनाएंगे जो लीवर होगी। लीवर के अंदर ये पित्ताशय होगा जो इधर से आके, और इस इधर से मैं बना देता हूँ नीचे से आके, और यहाँ खुल जाएगा ये इस टाइप से। ये नीचे से आ रहा है, मतलब इसके अंदर खुल जाता है यहाँ। ठीक है, यानी ये नलिका है वो यहाँ आके खुलती है इस टाइप से। ये तो अग्नाशय वाले नलिका खुल गई, ये पित्ताशय वाले नीचे से आके खुल जाती है। तो ये आपकी ग्रंथि हो गई, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। और इस यकृत के अंदर ये पाया जाता है पित्ताशय, जिसमें पितरस स्रावित रहता है। ये जो ग्रंथि है, ये जो है इसको बोलते हैं अपन बड़ी आंत। क्या बोलेंगे, बड़ी आंत, या बृहदांत्र भी बोलते हैं इसको, बृहदांत्र। और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत, जिसको हम बोलते हैं क्षुदांत्र। और ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं मलाशय। और ये आपका आ जाता है गुदा द्वार। ये अपेंडिक्स होती है। ठीक है, तो ये आपके लगभग सारे भाग आ चुके हैं। मैंने बताया था मुख से शुरू होके और गुदा द्वार तक की एक लंबी नलिका होती है, उस नलिका को अपन ने क्या बताया था, आहार नाल। मुख से लेकर और गुदा द्वार तक एक लंबी नलिका होती है जिसको अपन आहार नाल कहते हैं। मुख के अंदर से चलेंगे अपन बाद में, ये पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम आप बनाना सीख गए होंगे, सीख गए। अब यहाँ से चलते हैं, अपन मुख से लेते हैं। मुख और मुख गुहा से, उसके बाद में ग्रसनी, ग्रास नाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद में पाचन ग्रंथियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं मुख से लेते हैं अपन। देखो, पाचन बाद में पढ़ेंगे, पहले इनकी संरचना बता देता हूँ। मुख व मुख गुहा, मुख व मुख गुहा। नंबर 1 पढ़ेंगे मुख व मुख गुहा।
तो मुख के अंदर हमारे अपन मुख खोलते हैं, एक दरारनुमा भाग होता है मुख का हमारा, तो मुख एक दरारनुमा भाग में खुलता है और अंदर मुख गुहा होती है। मुख गुहा में अपने एक तो जीभ पाई जाती है, मुख गुहा के अंदर देखें अपन तो जीभ मिलेगी अपने को, अपने दांत मिलेंगे, ठीक है ना, जीभ मिलेगी। अब इसके अलावा हमारे मुख गुहा में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम कहते हैं लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि। ये जो लार ग्रंथि है ये क्या होती है? लार का सीक्रेशन करती है हमारे मुख में। किसका श्रावण करती है? लार का। और लार में एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो लार एमिलेज जिसको अपन टाइलिन भी बोलते हैं, लार एमिलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम है, ये हमारे मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। कार्बोहाइड्रेट का लगभग 30% पाचन यहाँ हो जाता है। अपन भोजन को जितना ज़्यादा चबा के खाएंगे तो वो शर्करा में बदलेगा, भोजन का पाचन होगा। क्यों? लार मिलेगी तो शर्करा, तो अपने को भोजन मीठा लगेगा। अपन जितना चबा के खाएंगे उतना भोजन अपने को मीठा लगेगा। तो मुख गुहा के अंदर एक लार ग्रंथि पाई जाती है। वैसे हमारे मुख के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, ठीक है। लार ग्रंथि कितनी होती है हमारे शरीर के अंदर? मुख के अंदर 3 जोड़ी पाई जाती है, ठीक है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है जो लार का श्रावण करती है। इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि लार में अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार एमिलेज या टाइलिन एंजाइम। और काम क्या करते हैं ये कार्बोहाइड्रेट का क्या कर देते हैं? पाचन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का लगभग 30% पाचन है वो हमारे मुख में लार ग्रंथि द्वारा ही, जो स्रावित लार है उसके द्वारा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें जीभ की, तो जीभ भी अपने दांतों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जीभ के द्वारा एक तो बोलने में सहायक होती है, एक हमारे मुंह को साफ करने में, इधर उधर फिराने में काम आती है। और उसके बाद में अपन देखें दांत की, तो हमारे मुख के अंदर दांत कितने पाए जाते हैं? एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। हमारे मुख के अंदर जो दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं। एक बार तो शुरुआत में आपने पढ़ा होगा, छोटे बच्चे होते हैं उनमें दूध के दांत आते हैं। तो दूध के दांतों की संख्या बोले तो अपने 20 होती है, और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है अपने। तो जो दांत होते हैं अपने, एक तो 2 बार आते हैं इसलिए द्विबार दंती बोलते हैं हम, द्विबार दंती। एक हमारे दांत अंदर धस्से होते हैं इसलिए गर्त दंती बोलते हैं, गर्त दंती, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें दांतों की, तो हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांतों में पहला प्रकार है आपका कृतनक, कृतनक बोलते हैं इसको, इंसीजर इंग्लिश में। दूसरा अपना जो दांत पाया जाता है वो पाया जाता है रदनक, रदनक। तीसरा जो दांत पाया जाता है वो होता है अगर चवर्णक, अगर चवर्णक। और चौथा जो दांत का प्रकार पाया जाता है वो होता है अपना चवर्णक। क्या होता है? चवर्णक, ठीक है ना। अपने जैसे ये अपना जबड़ा है, तो जबड़े को मैं ऐसे 2 भागों में बांटूं। ये नीचे के अपने बीच वाले दांत से लेके इधर 8 दांत इधर हो जाएंगे, 8 इधर हो जाएंगे, 8 इधर हो जाएंगे और 8 इधर हो जाएंगे, ये बीच का दांत। तो यहाँ के जो शुरुआत के अपने, ये मैं एक जबड़े की बात कर लेता हूँ, यहाँ के जो शुरुआत के 2 दांत होते हैं वो अपने इंसीजर होते हैं। क्या होते हैं? इंसीजर। आगे के जो दांत होते हैं अपने ऊपर नीचे के वो इंसीजर होते हैं, ठीक है। कुतरने के काम आते हैं, जैसे चूह में होते हैं, ठीक है। ये क्या करते काम करते हैं? कुतरने का काम करते हैं, कुतरने का। रदनक जो दांत होता है वो एक साइड में एक पाया जाता है इसे, ये चीरने फाड़ने का काम करता है। मांसाहारी जंतुओं में ज़्यादा काम करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में 2 पाए जाते हैं आपके अगर चवर्णक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंसीजर, इसको कैनाइन, इसको प्रीमोलर, इसको मोलर। तो जो आपके प्रीमोलर दांत पाए जाते हैं वो 2 पाए जाते हैं एक साइड में। एक साइड के जबड़े की बात कर रहा हूँ मैं, एक साइड में, जैसे अपने एक भाग, फिर नीचे के 2 भाग हो गए, ऊपर के भी 2 भाग होते हैं, तो इनकी संख्या होती है 3। ये ऐसे अपने 3 पाए जाते हैं आगे। तो ये इन दोनों का काम होता है चबाने का। किसका काम होता है? ये चबाने का काम करते हैं, भोजन होता है उसको चबाने का। तो ये अपने बात कर लिए मुख और मुख गुहा के अंदर के भाग की, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अपने, साथ साथ में डायग्राम बता देता हूँ आपको। डायग्राम का ये जो भाग है इसके अंदर मुख गुहा की बात कर ली, फिर अपन आते हैं यहाँ पे ग्रसनी की बात करते हैं, ठीक है। वैसे अपन ने देखा है तो
आपको मैंने बताया था कि आहार नाल के अंदर ये भाग होते हैं मुख से लेकर गुदा द्वार तक। तो मुख और मुख कुआ से लेकर फिर ग्रसनी, ग्रास नाल, आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनको अपन अलग अलग पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। तो मुख और मुख गुआ पढ़ लिया आपने, फिर ग्रसनी, ग्रास नाल, आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये लेंगे। तो देखो आप आगे 2 नंबर पे अब लेंगे अपन ग्रसनी। किसको लेंगे? ग्रसनी को। ठीक है, ग्रसनी मुख्यतः अपने 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है मुख ग्रसनी, मुख ग्रसनी, एक होती है नासा ग्रसनी, एक होती है एपिग्लोटिस। ठीक है, ये अपने मुख गुहा में भोजन को अंदर जाने का काम करेगी। इसके नाक के द्वारा अपन श्वास अंदर लेंगे, इसमें भोजन अंदर लेंगे अपन, और ये एपिग्लोटिस है, इन दोनों के बीच में ढक्कन का काम करेगी। जब हम भोजन को निगलेंगे तो ये जो एपिग्लोटिस है ये श्वास नली को ढक देगी, जिसके कारण हमारा भोजन है वो श्वास नली में ले जाएगा। तो एपिग्लोटिस भी ग्रसनी का ही एक भाग है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ये ग्रसनी यानी मुख ग्रसनी द्वारा हम भोजन को अंदर ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद में अपने आएगा अगला क्या? ग्रासनाल। 3 नंबर पे क्या आएगा? ग्रासनाल। ग्रासनाल। तो ये जो ग्रासनाल है ये अपन ने देखा यहाँ से शुरू होके ये, तो इस टाइप का ग्रासनाल होता है। इसमें भोजन है क्रमांकुंचन गति, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं इसमें। तो भोजन है क्रमांकुंचन गति करता हुआ और आगे की तरफ यहाँ आमाशय की तरफ आता है, इधर आमाशय में आता है भोजन। ठीक है, कर्मानुकुंचन गति करते हुए, कर्मानुकुंचन गति करते हुए। ठीक है, एक लंबी नलिका होती है जो मुख से यहाँ आमाशय तक, पेट तक अपने भोजन आने के लिए एक नलिका का काम करती है। वो कौन होती है? ग्रासनाल होती है। समझ आ गई? उसके बाद में अगला जो अपन भाग लेंगे वो आएगा अपना 4 नंबर पे आमाशय। क्या आएगा? आमाशय। आमाशय। तो देखो आमाशय क्या होता है। आमाशय यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको, ये आपका आमाशय है, देखो। ठीक है, आमाशय। तो आमाशय अपने एक अपन बोलेंगे थैले के समान संरचना पाई जाती है, या जे आकार की एक संरचना होती है आमाशय। इसमें ग्रंथि पाई जाती है, वो पाई जाती है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जो कि जठर रस का स्रावन करती है। किसका? जठर रस का स्रावन करती है। समझ आ गई? आमाशय एक बड़ी थैले जैसी संरचना पाई जाती है, या जे आकार की संरचना पाई जाती है, जिसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है, जो जठर रस का स्रावन करती है, जठर रस का सीक्रेशन करती है। अब आपको ध्यान रखना है, इस जठर रस में 3 भाग होते हैं अपने। इस जठर रस में एक तो HCl स्रावित होता है, एक आपके इसमें पाचक रस होते हैं, पाचक एंजाइम मान लो, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, रेनिन, ये। और एक होता है आपके श्लेष्मा। श्लेष्मा। ठीक है, अब देखो आमाशय के अपन बात करें तो आमाशय आपके बता दी जे आकार की आकृति पाई जाती है। इसके अलावा इसमें जो ग्रंथि पाई जाती है, महत्वपूर्ण ग्रंथि पाई जाती है, जो जठर ग्रंथि पाई जाती है, ये जठर ग्रंथि इसके अंदर पाई जाती है, जो कि जठर रस का सीक्रेशन करती है। जैसे हमारे आमाशय के अंदर भोजन आया तो ये तुरंत ही जठर रस को स्रावित कर देगी। जठर रस में HCl, पाचक एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, रेनिन, ये पाए जाते हैं। इसके अलावा श्लेष्मा स्रावित होता है। अब अलग अलग सबका काम है। जैसे HCl है तो इसका काम क्या होता है? HCl हमारे जैसे भोजन के अंदर, पेट के अंदर यहाँ पे भोजन आया तो भोजन के साथ कोई यदि हानिकारक जीवाणु है, हानिकारक जीवाणु आया तो उस हानिकारक जीवाणु को ये क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। हानिकारक जीवाणु को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। इसका काम, पहला काम किसको? हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देगा। ये इसका पहला काम हो गया, जैसे आया। दूसरा, इसके अलावा ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन है आएगा उसको अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। अम्लीय माध्यम।
यहाँ जो मुख में मैंने बताया था भोजन आएगा, उसको ये अपन डिटेल आगे उसमें पढ़ेंगे। अभी आप इसकी संरचना देख लो खाली, ठीक है। आमाशय की अगर यदि संरचना देखें अपन, तो संरचना देखें तो इसके 3 भाग होते हैं। इस वाले भाग को अपन बोलते हैं कार्डियक भाग। क्या बोलेंगे? कार्डियक भाग। ये होता है फंडिक, फंडिक। और इधर लास्ट वाला ये पाइलोरिक, पाइलोरिक, ये पाइलोरिक भाग होता है, ठीक है। तो ये आमाशय की संरचना। अब इनको अपने इतने को यहाँ आमाशय तक है वो पीडीएफ के माध्यम से मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए आप, मनुष्य में पोषण, मैंने आपको बताया था वही बातें मिलेगी। मनुष्य में पोषण है मानव पाचन तंत्र द्वारा होता है। मानव पाचन तंत्र किससे मिलकर? पाचन की परिभाषा बताई थी मैंने, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में हार्मोन या एंजाइम के द्वारा बदलना। तो मानव पाचन तंत्र आहार नाल और विभिन्न ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। मानव पाचन तंत्र है, उसमें आहार नाल और विभिन्न पाचक ग्रंथियाँ होती है। आहार नाल, अब मैंने बताया था मुख से लेकर गुदा तक एक लंबी नलिका होती है जिसको हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। आहार नाल में कौन कौन से भाग होते हैं ये मैंने बताया था। आहार नाल के अंदर अपने क्या क्या होता है? एक तो होता है आपके मुख और मुख गुहा, अगला ग्रसनी, ये आपको याद करने पड़ेंगे। मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नाल, आमाशय, छोटी आंत जिसको क्षुदांत्र कहते हैं, बड़ी आंत जिसको बृहदांत्र कहते हैं, और मलाशय, रेक्टम। ये आपके आहार नाल के भाग हो गए जिनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, और भोजन भी इन अंगों के थ्रू होता हुआ आगे बढ़ेगा। फिर सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसके बारे में? मुख के बारे में, कि मुख एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है। ये अपने जो मुख है अनुप्रस्थ दरार है, जो 2 मांसल होठों से घिरा रहता है। ये 2 होठों से घिरा रहता है। ये अंदर की ओर एक मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में एक जीभ पाई जाती है, जबड़े पाए जाते हैं, होते हैं अपने। जबड़ों में गर्त दंती, विषम दंती और द्विबार दंती दांत होते हैं। गर्त का मतलब गड्ढे में पाए जाते हैं अपने दांत, धस्से रहते हैं अंदर। विषम दंती का मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो 4 प्रकार मैंने बताए थे। कौन सा? इंसिजर यानी कर्तनक, रदनक, अगर चवर्णक, चवर्णक। तो ये विषम दंती हो गए। द्विबार दंती, जन्म में 2 बार दांत आते हैं, एक बार दूध के दांत, एक बार स्थायी दांत, इसलिए द्विबार दंती दांत होते हैं। और मुख गुहा में एक लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियों की नलिकाएं खुल जाती, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, ठीक है। ये सामान्य जानकारी है अभी। उसके बाद में अभी संरचना पढ़ रहे हैं, इसकी क्रिया प्रणाली में आगे और डिटेल पढ़ेंगे। ग्रसनी फेरिंग्स होती है, मुख गुहा में पीछे की ओर ग्रसनी में खुलती है। मुख गुहा है, हमारी मुख गुहा है वो पीछे की तरफ ग्रसनी में खुलती है, जिसको मुख ग्रसनी कहते हैं अपने। ग्रसनी, मुख गुहा, वो ग्रास नाल के बीच में एक छोटा सा भाग होता है। ये गांठी द्वार यानी एपिग्लोटिस बताया था ना, द्वारा श्वास नली और ग्रस्टिका द्वारा ग्रास नाल में खुलता है। फिर आता है अगला अपना ग्रास नाल। कौन सा? ग्रास नाल। ये पतली और लंबी नलिका होती है, सीधी एक लंबी नलिका होती है जिसमें अनुलंब पेशी सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। बताया था मैंने कि भोजन है मुख गुहा से और आमाशय तक आने के लिए एक लंबी नलिका होती है। उसके बाद में आता है अपने आमाशय। क्या आता है? आमाशय। यह है एक पेशीय थैलेनुमा संरचना होती है, 3 भागों में बंटा होता है ये, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। मैंने बताया था ऊपर वाला भाग कार्डियक, बीच का फंडिक और लास्ट वाला पाइलोरिक। ग्रास नाल और आमाशय से जुड़ने के स्थान पर कार्डियक अवरोधनी वाल्व पाया जाता है। यहाँ जो ग्रास नाल और आपका जुड़ता है उसमें यहाँ पे कार्डियक अवरोधनी नलिका पाई जाती है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे बता रहा था कि आमाशय है, उसमें जे आकार का आमाशय पाया जाता है। उसमें 3 भाग होते हैं, कार्डियक, ये फंडिक, ये पाइलोरिक। ये संरचना, ये मैं आपको उसकी क्रिया विधि में बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे एक अवरोधनी पेशियाँ पाई जाती है जिसको कार्डियक अवरोधनी कहा जाता है अपन। कार्डियक अवरोधनी ये पाई जाती है आपकी, कार्डियक अवरोधनी। ये कार्डियक अवरोधनी भोजन को आने तो देती है लेकिन वापस है ऐसे ही जाने नहीं देगी। अगर हम वोमिटिंग करेंगे तो उस दौरान ये निकलता है, बाकी नहीं निकलता। तो ये अपना आमाशय की भाग होगी। आमाशय के बाद में चलते हैं अपने किस पे? आमाशय के बाद में आपका आता है अग्नाशय। अगला आता है अग्नाशय। तो अग्नाशय की अपन बात करें, अग्नाशय पैंक्रियाज बोलते हैं जिसको। तो अग्नाशय एक पत्ती जैसी इस टाइप से संरचना होती है आपके, इस टाइप से पत्ती जैसी संरचना होती है।
ठीक है। इस अग्नाशय के द्वारा, अग्नाशय को पहले तो अपन कहते हैं कि मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि होती है ये अग्नाशय। क्यों? क्योंकि ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह काम करती है अग्नाशय। अंतःस्रावी का काम करती है और बहिःस्रावी का। अंतःस्रावी के रूप में ये इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है, अंतःस्रावी के रूप में इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। और बहिःस्रावी के रूप में ये क्या करती है? बहिःस्रावी के रूप में ये अग्नाशय रस का स्रावित करती है, अग्नाशयी रस। तो रस निकालती है वो बहिःस्रावी ग्रंथि हो गई और हार्मोन निकालती है वो अंतःस्रावी। उसके बाद में अगली जो संरचना आती है अपनी, वो संरचना आती है छोटी आंत। क्या आती है? छोटी आंत, क्षुद्रांत्र बोलते हैं जिसको, क्षुद्रांत्र। इम्पोर्टेंट, छोटी आंत बोलते हैं। नाम तो इसका छोटी आंत है लेकिन काम इसका सबसे बड़ा है, यानी भोजन का संपूर्ण पाचन है वो इसमें ही होगा। भोजन का संपूर्ण पाचन क्या होगा? इसमें होगा। याद रखना, आपको दोबारा बताऊंगा। भोजन का सारा पाचन, नाम है इसका छोटी आंत क्षुद्रांत्र, लेकिन काम ये सबसे महत्वपूर्ण करती है। भोजन का सारा पाचन। 1 नंबर का सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि मानव के शरीर में भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत या क्षुद्रांत्र में होगा। मनुष्य में लगभग ये 6 से लेके और 7 मीटर तक लंबी होती है छोटी आंत इसकी। शाकाहारियों में इसकी लंबाई कम होती है। शाकाहारियों में इसकी लंबाई क्या होती है? कम होती है। शाकाहारी में लंबाई इसकी कम होती है और मांसाहारियों में इसकी लंबाई क्या होती है? ज़्यादा होती है, ज़्यादा लंबी होती है मांसाहारी में। क्योंकि मांस का पाचन करना पड़ता है इसलिए ज़्यादा लंबी होती है, लंबी ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ कम लंबी होती है, शाकाहारियों के अंदर इसकी लंबाई कम होती है। उसके बाद में आता है आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत या बड़ी आंतर भी बोल सकते हो, बृहदांतर भी बोल सकते हैं अपन, बृहदांतर। तो ये भी बड़ी छोटी आंत के बाद में भोजन यहाँ बड़ी आंत में जाएगा। ये जो आपकी संरचना बड़ी आंत इसमें, और बड़ी आंत का अंतिम सिरा है वो फूलकर एक थैलेने में जो संरचना बना लेता है उसको क्या बोलते हैं? हम मलाशय बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मलाशय, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं पाचक ग्रंथियाँ। ये इसके भाग हो गए आर्नाल के। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ, तो पाचक ग्रंथियों में सबसे नंबर 1 लार ग्रंथि। मैंने बता दिया आपको। वैसे लार ग्रंथि है वो लार का सीक्रेशन करती है। किसका श्रावण करती है? लार का। और इस लार में एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो लार एमिलेज, लार एमिलेज, एमिलेस भी बोल सकते हैं, या टाइलिन, टाइलिन, टाइलिन या लार एमिलेस, ठीक है। इसका सीक्रेशन करती है। दूसरी अपनी जो ग्रंथि है वो अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय, अग्नाशय के बारे में मैं बता चुका आपको कि अग्नाशय है वो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करती है। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करती है। अंतःस्रावी के रूप में ये कौन सा हार्मोन निकालती है? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। और बहिःस्रावी के रूप में ये क्या देती है अपने को? अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस। समझ में आ रही बात? लार ग्रंथि लार का सीक्रेशन करती है, लार एमिलेज या टाइलिन बोलते हैं। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों का काम करती है। अंतःस्रावी के रूप में इंसुलिन हार्मोन निकलता है और बहिःस्रावी के रूप में अग्नाशय रस। तीसरी ग्रंथि है वो अपन पढ़ेंगे जठर ग्रंथि। क्या पढ़ेंगे? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि आपकी ये कहाँ पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आमाशय में। और किसका श्रावण करती है? जठर रस का, जठर रस का। और चौथी जो ग्रंथि है अपनी, वो चौथी ग्रंथि है यकृत। कौन सी है? यकृत। यकृत के अंदर एक पित्ताशय संरचना पाई जाती है, एक थैले के रूप में। ये यकृत है वो पित्तरस का सीक्रेशन करती है, पित्तरस का निर्माण करती है जो आके और पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। और जब जरूरत पड़ती है तो ये छोटी आंत में आ जाता है, ठीक है, ग्रहणी के द्वारा। तो ये आपके पाचक ग्रंथियाँ हो गई, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं अपन पहले PDF के माध्यम से। यहाँ तक पढ़ लिया था मैंने आपको, यहाँ तक बता दिया था। आमाशय, आमाशय के बाद में छोटी आंत, यह है आहारनाल का संकरा और सबसे लंबा भाग होता है।
इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर, 6 से लेकर 8 के बीच में होती है, तो 6 मीटर, कई जगह 7 मीटर। मांसाहारियों में ये छोटी होती है और शाकाहारियों में इसकी लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। छोटी आंत का आमाशय से निकलने वाला यू आकार का भाग ग्रहणी कहलाता है। जो अपना यू आकार का जो भाग है वो क्या कहलाएगा, आमाशय से निकल रहा था, ये यू आकार का जो भाग था ना, वो क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है। यहाँ पाइलोरिक अवरोध नहीं पाई जाती है। शुरुआत में आमाशय वाला भाग कार्डियक हो गया और लास्ट वाला पाइलोरिक हो गया। उसके बाद में बड़ी आंत आती है। बड़ी आंत को हम बृहदांत्र भी बोलते हैं। ये हारनाल का अंतिम भाग है और इसका पश्च भाग मलाशय कहलाता है। लास्ट वाला सिरा है वो मलाशय कहलाता है। मलाशय क्या होती है, एक थैले के आकार की संरचना होती है जिसका अंतिम भाग गुदानाल कहलाता है, और जो गुदा में खुलता है और गुदा अवरोधनी पेशियाँ पाई जाती है इसमें। गुदानाल में गुदा अवरोधनी पेशियाँ पाई जाती है। उसके बाद में अपनी पाचक ग्रंथियाँ थी। लार ग्रंथि मुख में होती है, टाइलिन लार एमिलेज का सिक्रेशन करती है। यकृत पितरस स्रावित होता है जो पित्ताशय में संग्रहित होता है। जठर ग्रंथि आमाशय में पाई जाती है जो जठर रस का स्रावण करती है। अग्नाशय ग्रंथि, इसमें ट्रिप्सिन, एमिलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज एंजाइम पाए जाते हैं। ये अग्नाशय के अंदर है ट्रिप्सिन, एमिलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज, ये एंजाइम स्रावित होते हैं। उसके बाद में ये आपका पाचन तंत्र का डायग्राम है। ये पाचन तंत्र का क्या आपका डायग्राम है। देखो ये पाचन तंत्र का आपका डायग्राम। तो इसमें यहाँ से नाक हो गया, ये मुख हो गया, ये ग्रसनी हो गई, ग्रासनाल हो गई, ये आमाशय हो गया, ये पत्ती जैसी संरचना हो गई, अग्नाशय हो गया, ये आपका यकृत हो गई, ये पित्ताशय हो गया जो कि इस यू आकार की ये जो ग्रहणी होती है इसमें खुल जाता है। ये ग्रहणी हो गई यू आकार की। ये हो गया आपकी बृहदांत्र, ये अंदर क्षुदांत्र, ठीक है। ये फूला हुआ भाग थैले जैसा, ये मलाशय हो गया, ये गुदाद्वार हो गया, और इधर ये आपके परिशेषिका बोल दो या अपेंडिक्स बोल दो। तो ये आपको डायग्राम पूछते हैं, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये आपको डायग्राम सीखना है। जो मैंने बताया था उस आधार से 2 बार बनाओगे, इतने में आने लग जाएगा, ठीक है। किताब में थोड़ा सा अजीब सा दे रखा, आपको इस तरीके से ये बना लेना है, ठीक है। अब मानव की जो पाचन तंत्र की क्रियाविधि है उसको पढ़ेंगे अपन, ठीक है। मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि है उसको डिटेल से पढ़ेंगे अपन कि कहाँ कहाँ पाचन होता है, कैसे कैसे पाचन की क्रिया होती है, वो सारा अपन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि। अब अपन पाचन की जो क्रियाविधि है, कार्य प्रणाली है, उसको पढ़ेंगे विस्तार से। तो देखो आगे, पाचन की क्रियाविधि, या अपन यूँ कह सकते हैं कार्य प्रणाली। आप ध्यान से समझोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। यार पेपर में से क्वेश्चन इन्हीं में से पूछते हैं, वो पीछे अभी पढ़ा है वो तो अपने सीखने के लिए पढ़ा है कि पाचन तंत्र में ये भाग होते हैं। अब ये काम कैसे करता है हमारा पाचन तंत्र, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही एग्जाम में आता है, ठीक है। एक तो वो चित्र ध्यान रखना है, एक यहाँ से आपको। तो सबसे पहले मनुष्य के जो पाचन की क्रियाविधि है उसको अपन 5 चरणों में बांटते हैं। 5 चरणों में ये संपन्न होती है पाचन की क्रियाविधि। कितने चरणों में? 5 चरणों में। पहला चरण होता है वो होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण। दूसरा होता है भोजन का पाचन। तीसरा होता है भोजन का अवशोषण। चौथा होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। और 5वां होता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण। ये 5 चरणों के द्वारा हमारे भोजन है उसका संपूर्ण क्रियाविधि होती है, ठीक है। सबसे पहला अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर लेना, उसके बाद में उसका पाचन करना, भोजन को अवशोषित करना, उसका स्वांगीकरण करना, और उसको जो बिना पचा भोजन है या फिर जो हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना, बहिक्षेपण। तो ये 5 चरण है, इन 5 चरणों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे। जिसमें से पहला चरण है वो अपना सिंपल सा है
कि मुख के द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करते हैं? मुख के द्वारा। सिंपल सा एक लाइन लिखनी है और कुछ नहीं है। मुख के द्वारा भोजन को अंदर लेना, मुख के द्वारा भोजन को अंदर लेना ही क्या कहलाएगा? अंतर्ग्रहण कहलाएगा। ठीक है। 2 नंबर पे पाचन है, इसको अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखो आप आगे पाचन। अब पाचन की बात करें तो पाचन जिन जिन अंगों में है उनमें सब में पढ़ना पड़ेगा। पाचन की प्रक्रिया अपन कहाँ से शुरू होती है? मुख और मुख गुहा से, क्योंकि अपना आहारनाल स्टार्ट होती है मुख और मुख गुहा से लेके गुदा द्वार तक। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में, अब मुख गुहा में मैंने आपको बताया था कि हमारी लार ग्रंथि पाई जाती है, एक अपने जीभ पाई जाती है और एक अपने दांत पाए जाते हैं। जैसे अपन भोजन को मुख में ले लिया तो भोजन को चबाने का काम किसने कर दिया? इनके बारे में अपने पहले पढ़ लिया। अब अपने इस काम कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे। तो हमारे मुख में भोजन को चबाने का काम दांतों ने कर दिया। भोजन को जब दांत चबा लेंगे तो लार है वो एंजाइम लार स्रावित करेगी। लार स्रावित होगी तो वो भोजन को क्या करेगा? नम और लसलसा, ताकि भोजन है वो निगलने में आसानी हो। और जीभ है क्या करेगी? भोजन को उलटना पलटना इधर उधर करना, वो उसमें काम सहायता कौन करेगी? जीभ। तो ये चबाने में काम करेंगे दांत, जीभ भोजन को उलटने व पलटने का काम करेगा, उलटने पलटने का। और लार ग्रंथियाँ हैं भोजन को नम और लसलसा, नम व लसलसा बनाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। भोजन मुख में आया, भोजन को हमने दांतों द्वारा चबाया, उसको लार स्रावित होगी, ये लार भोजन को नम लसलसा बनाएगी। जीभ है उलटने पलटने का काम करेगी। तो भोजन का यहाँ पे इस लार में एक एंजाइम पाया जाता है, आपको पता है क्या पाया जाता है? एंजाइम, जिसको अपन लार एमिलेज कहते हैं। लार, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम जिसको हम लार एमिलेज या फिर उसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन। ये क्या काम करता है? ये आपके भोजन में से जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना शुरू कर देता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या कर देना शुरू कर देता है? पाचन करना शुरू कर देता है। लगभग 30% पाचन उसका कर देता है ये, और उसको शर्करा में बदल देता है। शर्करा मीठी होती है, तो आप भोजन को जितना ज़्यादा चबाओगे उतना ही ये लार मिलेगी, और लार में ये एंजाइम इस कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलेगा। आप भोजन अपने को कैसा लगेगा? मीठा लगेगा अपने को भोजन। ठीक है, तो ये काम करेगा आपका लार। अब यहाँ पे भोजन का क्या हुआ? आंशिक पाचन। क्या हुआ? आंशिक पाचन। आंशिक पाचन हुआ, और यहाँ से जो आंशिक पचित भोजन है उसको हम कहेंगे बोलस। यहाँ पे जो हमने भोजन लिया और हम मुख से अंदर निकलते हैं भोजन को, वो किस रूप की क्या नाम होगा उसका? बोलस। ये बोलस फिर है आगे जाएगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो सबसे पहले अपने मुख गुहा में पाचन देख लिया। मुख गुहा के बाद में कि कहाँ जाता है? ये ग्रास नली से होता हुआ ग्रास नाल में, ग्रास नली से होता हुआ ग्रास नाल में। तो 2 नंबर पे अपन पढ़ते हैं ग्रास नाल में पाचन। ग्रास नाल में पाचन अपन देखते हैं। ग्रास नाल है, उसमें भोजन का आपको ध्यान रखना है, कोई पाचन नहीं होता, कोई पाचन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें तो छल्ले पाए जाते हैं सी आकार के, जिससे भोजन है कर्माकुंचन गति करते हुए, कर्माकुंचन गति करते हुए भोजन कहाँ जाएगा? आगे आमाशय में जाएगा। ठीक है, तो ग्रास ये पढ़ लिया। मुख में पाचन सामान्य सी बात है। मुख में दांत पाए जाते हैं जो भोजन को चबाने का काम करते हैं। जीभ उलटने पलटने का, लार में लार ग्रंथि है जो भोजन को नम लसला बनाती है। एंजाइम पाए जाते हैं लार एमिलेज, टाइलिन, जो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलता है, इसलिए भोजन मीठा लगता है। ये आंशिक पचित भोजन आगे जाएगा आमाशय, इसमें ग्रास नाल में बोलस के रूप में। आमाशय में इसका कोई पाचन नहीं होता है, इसमें सिर्फ कर्माकुंचन गति होती है, जिससे भोजन है आगे काम पहुँच जाता है आमाशय में। काम पहुँचा भोजन आमाशय में पहुँच गया। ठीक है, अब देखो आगे आमाशय की कहानी। 3 नंबर है आमाशय में पाचन।
आमाशय में पाचन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपके परीक्षा में क्या पूछते हैं, आपसे पूछ सकते हैं मानव पाचन किसे कहते हैं, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और आमाशय में पाचन की प्रक्रिया को समझाइए, ऐसे पूछ सकता है। या आपसे कहते हैं मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए और छोटी आंत में या क्षुद्रांत्र में पाचन की क्रिया प्रणाली समझाइए। तो ये वाला और छोटी आंत वाला, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट छोटी आंत वाला है, ठीक है। तो आमाशय में पाचन, मैं आमाशय की थोड़ी सी स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको। ये हमने आमाशय पढ़ा था, ये आमाशय, ठीक है, ये आमाशय, ये वाला भाग, ये तो आमाशय का ये भाग अपन ने फंडिक पढ़ा था। यहाँ पे फंडिक अवरोधनी पेशियाँ पाई जाती है, ये पाइलोरिक, ये कार्डियक, ये फंडिक, ये पाइलोरिक। ये तो कार्डियक हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं कार्डियक, ये हो गया फंडिक भाग बीच वाला, और लास्ट है पाइलोरिक, ये हो गया पाइलोरिक। तो यहाँ तो पाइलोरिक अवरोधनी पेशियाँ होगी, यहाँ कार्डियक हो जाएगी आपके कार्डियक। अवरोधनी पेशियाँ मतलब भोजन को यहाँ आने के बाद में वापस नहीं जाने, इधर से भोजन इधर आ गया तो इधर नहीं जाएगा ऐसे, इसलिए इनको रोकने के लिए छल्ले मान लो ऐसे पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं। ये पाइलोरिक भाग है इसलिए पाइलोरिक अवरोधनी बोल दिया, यहाँ कार्डियक है तो कार्डियक अवरोधनी। अब जैसे ही आमाशय, अब आमाशय में जो भोजन आया अपने ग्रास नाल से होता हुआ, कौन सा आया, आंशिक पचित भोजन, बोलस आया। मुख से जो भोजन पचा वो इस ग्रास नाल से होता हुआ आमाशय में आया, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, बोलस नाम दे दिया कि नहीं, बोलस। अब आएगा जैसे ही भोजन आपने आमाशय में यहाँ आया, आमाशय में आते ही आमाशय की जो जठर ग्रंथियाँ है वो सक्रिय हो जाती है कि हाँ कोई ना कोई घर में चोर घुस गया है। तो जैसे ही समझो इधर, जैसे ही भोजन आमाशय में आ जाता है तो आमाशय के अंदर की जो जठर ग्रंथियाँ हैं वो क्या करेगी, जठर ग्रंथियाँ जठर रस का स्राव करेगी। किसका, जठर रस का स्रावण करेगी, ये जठर रस निकालेगी। और इस जठर रस में 3 प्रकार के पदार्थ आपके पाए जाते हैं, उनका अलग अलग काम देखते हैं। एक तो HCl जिसको अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, दूसरा के पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम, एंजाइम, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जिसमें पेप्सिन, ठीक है, और रेनिन, ये पाए जाते हैं। और तीसरा पाया जाता है श्लेष्मा, श्लेष्मा, श्लेष्मा। समझ आ गई बात। जैसे ये भोजन मुख से आमाशय से होता हुआ इस ग्रास नाल से होता हुआ और आमाशय में आया, आमाशय में आते ही आमाशय की ग्रंथियाँ हैं सक्रिय हो जाती है कि चोर घर में घुस गया है। इसका मतलब उसने जठर रस अपने सैनिक है उनको छोड़ दिया बाहर, जठर रस स्रावित कर दिया। इस जठर रस में क्या पाए जाते हैं, एक तो HCl पाया जाता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, एक पाचक एंजाइम पाए जाते हैं पेप्सिन, रेनिन, और एक पाए जाते हैं श्लेष्मा। अब सबका अलग अलग कार्य है। पहले देखते हैं अपन HCl का कार्य। HCl का काम करता है तो HCl है, जैसे ही भोजन अंदर आएगा तो ये चेक करेगा कि ये शुद्ध है कि नहीं, इसमें जीवाणु या कीटाणु है कि नहीं, जीवाणु या कीटाणु है कि नहीं। यदि हानिकारक कोई जीवाणु इसके अंदर आता है तो उसको मार देता है, ठीक है। पहला काम इसका कि भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणु या कीटाणु को मारना। और दूसरा इसका काम क्या है, दूसरा इसका काम है कि ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। आमाशय में HCl मिलते भोजन को कैसा माध्यम प्रदान कर देगा, ये अम्लीय माध्यम प्रदान कर देगा। समझ में आ गई, भोजन को अम्लीय माध्यम, ये इसका काम हो गया। पाचक एंजाइम होते हैं, जो पेप्सिन होता है ये आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है, आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है, इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार, आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो पेप्सिन। और रेनिन है, ये दूध का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, दूध का पाचन करता है। छोटे बच्चों में ये ज़्यादा सीक्रेटिव होता है, बाकी जो बड़े होते हैं ये धीरे धीरे कम होता है। और श्लेष्मा का क्या काम होता है, ये आमाशय की दीवार या आमाशय का अस्तर है उसकी सुरक्षा करती है, अस्तर की सुरक्षा करती है। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे HCl अम्ल निकलेगा तो HCl अम्ल तो जलाने का काम करता है, जला देता है, लेकिन ये इस पर क्या बना लेती है, कवरिंग बना लेती है आमाशय की दीवार पे। कौन, श्लेष्मा। श्लेष्मा है वो इसके चारों ओर है आवरण बना लेती है, जिसके कारण इसका असर है वो नहीं पड़ता दीवार पर।
तो इसका काम होता है आमाशय के स्तर की सुरक्षा करना। तो इस प्रकार से भोजन का यहाँ भी पाचन हो गया। और यहाँ भी भोजन है वो आंशिक पचित भोजन है भाई, यहाँ भी पूरा पचा नहीं है, आंशिक के पचित भोजन है, या आंशिक पाचन होता है आमाशय में भी। तो वहाँ पे जो भोजन था बोलस, बोलस के बाद में यहाँ जो आता है कायम, इस भोजन को क्या कहेंगे, आंशिक पचित भोजन को अपन कायम नाम देंगे। समझ में आ गई आमाशय में भोजन की प्रक्रिया। ठीक है, पहले इतनी यहाँ तक मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से समझा देता हूँ। देखो, भोजन मानव में पाचन की प्रक्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है। पहला अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण में मैंने आपको बता ही दिया, एक लाइन में लिखना है कि भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा करते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे पाचन, इसकी डिटेल पढ़ेंगे अपन। मानव में पाचन की क्रियाविधि निम्नलिखित प्रकार से होती है। तो नंबर 1, सबसे पहले मुख में पाचन, मुख या मुख गुहा में। तो मानव पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, मुख गुहा से होती है। मुख गुहा में क्या पाए जाते हैं, दांत, जीभ और लार ग्रंथि होती है। दांत भोजन को चबाने का काम करते हैं, लार भोजन को गीला करके चबाने और निगलने में सहायता करती है, नम और लसलसा बनाती है। लार में टाइलिन और लार एमिलेज एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होती है या कार्बोहाइड्रेट है उसको, क्योंकि स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उसको शर्करा में आंशिक रूप से बदल देता है। जीभ भोजन को पलटने, निगलने और मुख गुहा की सफाई करने का काम करती है। और यहाँ से जो भोजन आंशिक पचा है उसको बोलस कहते हैं। ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, आप यहाँ से, इसलिए बताने का मतलब है कि आप यहाँ से अपने नोट्स हैं वो बना लो लिख के। फिर ग्रास नाल में पाचन पढ़ा अपन ने, यहाँ से भोजन बोलस है, आगे जाएगा। ग्रास नाल में भोजन का किसी प्रकार से पाचन नहीं होता है। इसमें सी आकार के छल्लों के कारण कर्माणु कुंचन गति पाई जाती है भोजन, और जिसके कारण भोजन ग्रास नाल से होता हुआ कहाँ आ जाता है, आमाशय में आ जाता है। उसके बाद में अगली प्रक्रिया है आमाशय में भोजन। मैंने कहा परीक्षा में पूछने लायक किया तो आमाशय है या छोटी आंत है, और यह उसका डायग्राम है। बाकी तो ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए, कोई छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ ले सीधा तो बात अलग है। आमाशय में पाचन, आमाशय में आंशिक पचित भोजन आने के कारण आमाशय की भित्ति में उपस्थित, जैसे आंशिक पचित भोजन आमाशय में आएगा तो मैंने बताया था जठर ग्रंथि या जठर रस का क्या करा देगी, स्राव कर देगी। इस जठर रस में क्या पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंजाइम, पेप्सिन, ये रेनिन और श्लेष्मा, ये होते हैं। अब काम क्या अलग अलग, पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या काम करता है, ये भोजन के साथ भोजन को एक तो अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, और दूसरा जिससे पेप्सिन एंजाइम सही तरीके से क्रिया करे। अगर ये काम करेगा, इसको अम्लीय माध्यम देगा तो अम्लीय माध्यम में पेप्सिन काम करेगा, और दूसरा भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को ये नष्ट करता है, मारता है। पेप्सिन का काम क्या होता है, आमाशय में प्रोटीन के पाचन का कार्य पेप्सिन करता है, प्रोटीन को पचाता है। फिर अगला है श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या काम करता है, ये आमाशय की आंतरिक स्तर की HCl से सुरक्षा करती है। मैंने कहा कवरिंग कर लेती है तो उसकी सुरक्षा कर देगी। आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होता है, और यहाँ पचे हुए भोजन को कायम कहते हैं। क्या कहा, कायम। आमाशय बता दिया, वहाँ बोलस हो गए, यहाँ क्या हो गया, कायम। आमाशय से भोजन को निकास के लिए एक अवरोधनी पेशी पाई जाती है। आमाशय से भोजन आगे निकलने के लिए एक अवरोधनी पेशी पाई जाती है आपकी। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं आगे। देखो यहाँ 3 तक बता दिया मैंने आपको। अपन ने पढ़ लिया मुख में पाचन, ग्रास नाल में, मुख में पाचन पढ़ लिया, पाचन के अलग चरण हो गए। अपना मुख में पाचन हो गया, उसके बाद में ग्रास नाल में पाचन हो गया, और उसके बाद में आमाशय में पाचन हो गया। आमाशय में यहाँ जो आंशिक पचित भोजन है कायम है, अब कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है। देखो अगला आएगा अपना 4 नंबर पे, छोटी आंत में, छोटी आंत या क्षुदांत्र भी बोल सकते हैं अपन। क्षुदांत्र में पाचन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छोटी आंत या क्षुदांत्र में। अब जो भोजन आमाशय से आगे अवरोधनी पेशियों द्वारा जो भोजन आएगा आगे, जो यू आकार के नली है, जो आमाशय में भोजन था कौन सा, कायम, ये आएगा कहाँ, छोटी आंत में। कहाँ आएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत में जैसे ये भोजन आता है तो सबसे पहले अपन 1 नंबर पे पढ़ते हैं यकृत से। यकृत, यकृत के अंदर हमारे क्या पाया जाता है, पित्ताशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पित्ताशय।
यकृत के अंदर क्या पाया जाता है? पित्ताशय पाया जाता है और इसमें संग्रहित रहता है क्या? पित्तरस। क्या संग्रहित रहता है? पित्तरस। ठीक है। जैसे ही भोजन है आमाशय से छोटी आंत में आया तो वो कायम के रूप में आया। अब आपको ये बताना है कि भोजन का संपूर्ण पाचन कौन से अंग में होता है। तो मैंने शुरुआत में बताया था कि भोजन का यहाँ क्या हो जाता है? छोटी आंत में संपूर्ण पाचन हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। भोजन का जो संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया है वो कहाँ संपन्न हो जाती है भाई? कहाँ हो जाती है? छोटी आंत या क्षुद्रांत्र में। यहाँ भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। अब क्या होता है इस प्रक्रिया में? ये जैसे ही ये कायम अंदर आएगा छोटी आंत में तो यकृत की कोशिकाएं है पित्ताशय से क्या निकालेगी? पित्तरस। क्या स्रावित होगी? पित्तरस। ये आके ग्रहणी के द्वारा छोटी आंत में चला जाएगा। काम क्या है पित्तरस का? कार्य क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इसका पहला काम तो क्या है कि जो भोजन आया था आमाशय से, कैसा आया था भोजन? आमाशय में जो HCl है उसने भोजन को कैसा माध्यम दिया था? अम्लीय। तो आमाशय से आगे जाएगा तो वो अम्लीय है। तो अम्लीय भोजन जो आमाशय से आया है उसको कन्वर्ट करेगा ये किस में? क्षारीय भोजन में। किस में? क्षारीय माध्यम। यानी भोजन का जो माध्यम अम्लीय माध्यम था उस अम्लीय माध्यम को ये इसने कैसा बना दिया? क्षारीय माध्यम में बदल दिया। आमाशय से जो भोजन अम्लीय माध्यम में है उसको क्षारीय माध्यम में, पहला इसका काम है। और दूसरा, जितनी भी अपन तेल या घी अपन खाते हैं, तेल या घी खाते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? वसा। क्या बोलेंगे? वसा। तो तेल या जो घी खाते हैं यानी वसा होता है, उसकी वसा की बड़ी गोलिकाएं होती है। वसा की जो बड़ी गोलिकाएं होती है, बड़ी गोलिकाएं होती है, उन बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदलना। वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदलना। छोटी गोलिकाओं में बदलना। वसा की बड़ी गोलिकाओं किस में बदलना? छोटी गोलिकाओं, ताकि वसा का जो एंजाइम है, लाइपेज है, इस पर अच्छी तरीके से काम कर सकें। इसलिए तो ये दो महत्वपूर्ण काम है। जैसे ही भोजन छोटी आंत में आया, आप कहानी के तौर पे थोड़ा सा याद करो, इजी याद होगा। जैसे ही भोजन छोटी आंत में आया कायम, तो भोजन का वहाँ संपूर्ण पाचन हो जाता है। इस दौरान यकृत है पित्ताशय से पित्तरस का स्रावन करता है। इसका कार्य क्या है? पित्तरस ये भोजन को अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। और दूसरा, जो हम वसा लेते हैं, तेल या घी खाते हैं, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदल देता है। क्यों? ताकि लाइपेज एंजाइम उस पर अच्छे से काम कर सके। ठीक है, ये हो गया आपका यकृत की कहानी। उसके बाद में 2 नंबर पर यहाँ से जो अग्नाशय ग्रंथि है उससे निकलता है अग्नाशय रस। अग्नाशय ग्रंथि है उससे निकलता है अग्नाशय रस। इससे पित्तरस निकला, वैसे ही अग्नाशय रस। अग्नाशय रस, इस अग्नाशय रस में क्या क्या होते हैं? इस अग्नाशय रस में ये एंजाइम होते हैं। नंबर 1 ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है। दूसरा होता है काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन ये तो एक साथ में आ गया। दूसरा आपका होता है एमाइलेज। क्या? एमिलेज या एमाइलेज? एमाइलेज। तीसरा होता है लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज। और एक होता है न्यूक्लियोजेज। न्यूक्लियोजेज। ये एंजाइम इस अग्नाशय रस से निकलते हैं। क्या काम करते हैं? ये ट्रिप्सिन है, प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो आप प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, अब यहाँ वो ध्यान रखना है अपने को। छोटियाँ जो आमाशय था उसमें प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम ने किया था? वहाँ पे किसने बताओ? पेप्सिन ने। और यहाँ पे ट्रिप्सिन थे। तय आ रहा है, तय का मतलब टी का मतलब ट्रिप्सिन। पूछ लेते हैं एग्जाम में, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन कर देते हैं। ये लाइपेज है, इसमें मान लो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बच जाती है तो उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कौन है? ये आपका एमाइलेज। लाइपेज है, ये वसा का पाचन करता है। वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉइड में तोड़ देता है, वसा का पाचन करता है। ठीक है। और न्यूक्लियोजेज है, ये DNA, RNA आदि इन पदार्थों का क्या करता है? पाचन करता है। समझ में आ गई? तो यहाँ मैं दोबारा साथ साथ में बता रहा हूँ। कायम आया, भोजन का संपूर्ण पाचन हो गया,
यकृत ने पित्ताशय से पितरस स्रावित किया, उस अम्लीय भोजन को क्षारीय माध्यम में बदल देगा, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में। अग्नाशय रस है, उसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेजेज एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज वसा का और न्यूक्लियेजेज डीएनए का। ठीक है, अब क्या होता है, जो छोटी आंत है उससे आंतररस निकलता है खुद से। क्या निकलता है? आंतररस। वो आंतररस क्या करता है? वो आंतररस है, उसमें जो पदार्थ निकलते हैं वो प्रोटीन को किस में बदल देता है? एमिनो अम्लों में। किस में बदल देता है? एमिनो अम्ल में। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है? हाइड्रेट, उसको बदल देता है ये ग्लूकोज में। और वसा है, उसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉइड, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉइड, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉइड में। ठीक है ना, इस टाइप से ये पदार्थ आंतररस है। समझ में आ गई ना कहानी? यहाँ तक अपने पढ़ लिया था कि ये कायम आ गया, संपूर्ण पाचन हो गया, पित्ताशय ने ये काम कर दिया, अग्नाशय ने ये काम कर दिया। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये आ गए, तो अब क्या होगा? आंतररस है, वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल ग्लिसरॉइड में बदल देगा। इस टाइप से ये इनका क्या हो गया? पाचन हो गया, और संपूर्ण पाचन की क्रिया यहाँ संपन्न हो जाती है। संपूर्ण पाचन की क्रिया यहाँ क्या हो जाता है? संपूर्ण पाचन हो गया। इस टाइप से आपको ये लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में भोजन कहाँ जाएगा? उसके बाद में भोजन जाएगा आपके किस में? बड़ी आंत में। 5 नंबर आएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का पाचन। भोजन का पाचन, तो बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, कोई पाचन नहीं होता है, ध्यान रखना। ये क्या काम करती है? ये सिर्फ जल का अवशोषण करती है। जल और खनिज लवण, जल व खनिज लवण का अवशोषण करती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, बस ये लाइन लिखनी है आपको कि बड़ी आंत है, भोजन का कोई पाचन नहीं करती है, ये जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। कि भोजन के अंदर से जल और खनिज लवणों को अवशोषित किसने किया है? तो बड़ी आंत करती है आपके। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही जल खनिज लवणों को अवशोषित कर देगी, अवशोषित पदार्थ है उसको आगे जो अपना उत्सर्जी पदार्थ होगा उनको आगे मलाशय में धकेल दिया जाएगा, और फिर गुदा द्वार के थ्रू हम बाहर निकाल देंगे। तो देखते हैं इसको आगे। देखो, जो छोटी आंत में पाचन है वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में देखिए आप, आमाशय में आंशिक पचित भोजन कहाँ आएगा? बाद में छोटी आंत में प्रवेश करता है ग्रहणी के द्वारा। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। फिर छोटी आंत में 2 ग्रंथियाँ होती है, एक तो यकृत और एक अग्नाशय। पहले यकृत की कहानी पढ़ लेते हैं अपन। यकृत में पितरस निकलता है जिसका भंडारण पित्ताशय में होता है। पितरस का कार्य क्या बताया था मैंने? आमाशय में आए अम्लीय भोजन को क्षारीय माध्यम में बदल देता है, जिससे अग्नाशय से आने वाले एंजाइम उस पर काम करें। और दूसरा इसका काम क्या है? पितरस भोजन में उपस्थित वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदल देता है, जिससे वो एंजाइम उन पे लाइपेज एंजाइम अच्छे से काम कर सके। ये तो हो गया पितरस का काम। उसके बाद में अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है? अग्नाशय रस। इस अग्नाशय रस में निम्नलिखित एंजाइम निकलते हैं। एक तो एमिलेज, ये मंड स्टार्च को डायस्ट्राइड में यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। आप सीधा ही लिख देते हो, और कुछ नहीं समझ में आए तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। दूसरा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। अग्नाशय लाइपेज वसा का पाचन करता है। न्यूक्लियेजेज न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए का पाचन करता है। ये मैंने बात बताई थी, मैंने सीधा बता दिया आपको। एमिलेज है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेंगे, लाइपेज है वसा का पाचन करेगा, और न्यूक्लियेजेज है वो डीएनए आरएनए का पाचन करेगा। फिर मैंने बताया क्षुधांतर की भित्ति में खुद के द्वारा भी आंतररस निकलता है। ये आंतररस है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉइड में बदल देता है। इस प्रकार भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। अब क्या होता है? बड़ी आंत या बृहदांत्र में पाचन। बृहदांत्र में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, मैंने बताया था आपको।
बड़ी आंत में क्या होता है, छोटी आंत से आया अपचित भोजन में से जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। एक लाइन ध्यान रखनी है आपको, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है, जिससे अपचित भोजन लगभग ठोस से हो जाता है। जो अपन ने भोजन ग्रहण किया है वो क्या हो जाता है, ठोस से हो जाता है आपके। ठीक है, अब ये आपका छोटी बड़ी आंत में पाचन आ गया। तो पाचन वाला भाग पूरा हो गया अपने मैंने बताया था ना, भोजन को अपन 5 चरणों में पढ़ेंगे। अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर ले लिया, फिर भोजन का पाचन जिसमें अपन ने मुख में पाचन पढ़ लिया, ग्रास नाल में पढ़ लिया, आमाशय में पढ़ लिया, छोटी आंत में पढ़ लिया और बड़ी आंत में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, जो मेन तीसरा पॉइंट है कि भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत याद रखना आप। भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत, भोजन का अवशोषण छोटी आंत, भोजन का स्वांगीकरण छोटी आंत। उत्तर सबका छोटी आंत रहेगा। तो भोजन का जो अवशोषण है वो किस में होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण करने के लिए रसांकुर, या इंग्लिश में बोलते हैं जिसको विलाई, विलाई, या अपन बोल सकते हैं दीर्घरोम, दीर्घरोम, ये संरचना पाई जाती है। इस टाइप से अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है। क्या काम करती है ये, एक तो भोजन का क्या करती है, अवशोषण करती है। समझ में आई। अपन ने पढ़ा अंतर्ग्रहण, 2 नंबर पे पाचन, पाचन की सारी, 3 नंबर पे अवशोषण। मैन जो 5 भाग पढ़े थे शुरुआत में उनमें 3 नंबर पढ़ रहे हैं। तो अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण करने के लिए कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, तो रसांकुर, विलाई या दीर्घरोम कह देंगे अपन। रसांकुर, विलाई या दीर्घरोम, ये अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अंगुलीनुमा संरचना होती है। अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जो कि भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षेत्रफल बढ़ा देती है। इनका क्षेत्रफल, छोटी आंत का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो भोजन है ज़्यादा अवशोषित हो जाता है। तो ये ध्यान रखना। अब अवशोषित, ये छोटी आंत या इनके चारों ओर रक्त कोशिकाओं का जाल होता है। ये रक्त कोशिकाएं भोजन को अंदर अपने अवशोषण कर लेती है। उसके बाद में अगला पॉइंट है स्वांगीकरण। भोजन का क्या, स्वांगीकरण। मेन 4 नंबर पर पॉइंट, भोजन का स्वांगीकरण। भोजन के स्वांगीकरण में क्या होता है, जैसे ही भोजन अवशोषित हुआ तो ये रक्त नलिकाओं द्वारा पूरे के पूरे शरीर में इसको पहुंचा दिया जाता है। जो भोजन अपने काम आएगा, जो अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, ये अवश्य अम्ल है, ग्लिसरॉल है, इसको पूरे शरीर में पहुंचाने का काम क्या कहलाता है, भोजन का स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में 5वां भाग आता है अपना बहिक्षेपण। बहिक्षेपण। अब जैसे भोजन अपना पूरा हो गया, भोजन का पाचन हो गया, उसका अवशोषण हो गया, स्वांगीकरण हो गया। अब जो अपना उत्सर्जी पदार्थ है, जो अर्ध ठोस मल है, उसको गुदा द्वार द्वारा बाहर निकालना, बाहर निकालना। उत्सर्जी पदार्थ को, उत्सर्जी पदार्थ को गुदा द्वार के थ्रू बाहर निकालना। अर्ध ठोस जो मल होता है उसको बाहर निकालना है, क्या कहलाता है, वही क्षेपण कहलाता है। समझ आ गई बात। देख लो एक बार PDF के माध्यम से। यहाँ पे भोजन का क्या आ गया, अवशोषण। पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्यतया छोटी आंत की करती है। लगभग जल और खनिज लवणों का अवशोषण बड़ी आंत में हो जाएगा, बाकी भोजन का पूरा अवशोषण यही होता है। क्षुद्रांत्र में आंतरिक स्तर पर हजारों सूक्ष्म अंगुली जैसे संरचनाएं पाई जाती है, जिनको हम दीर्घरोम, विलाई कहते हैं। ये क्या काम करते हैं, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, भोजन है इसके चारों ओर रक्त कोशिकाओं का जाल पाया जाता है और वो कोशिकाएं भोजन को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। फिर आता है अपना भोजन का स्वांगीकरण। भोजन का स्वांगीकरण, तो देखो पचे हुए भोजन का अवशोषण होकर रुधिर में मिलना। जो भोजन अपना आ गया वो रुधिर नलिकाओं द्वारा रुधिर में मिलना और शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। जैसे रुधिर में मिल गया भोजन और पूरी कोशिकाओं में मिल जाता है, वो स्वांगीकरण हो जाता है। पचा हुआ भोजन जिसे हमारे शरीर द्वारा तुरंत काम में ले लिया जाता है। कुछ भोजन तो हमारे शरीर द्वारा कुछ काम में ले लिया जाता है और बाकी बचा भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। मैंने बताया ना कि मानव में जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित कर लिया जाता है। उसके बाद में आता है बहिक्षेपण। क्या आता है, बहिक्षेपण। बड़ी आंत द्वारा अर्ध ठोस मल को मलाशय में इकट्ठा कर लिया जाता है। हमारा मल है मलाशय में इकट्ठा होता जाता है। मलाशय बड़ी आंत का अंतिम भाग फूलकर
मलाशय बनाता है। मलाशय में मल समय समय पर मलद्वार या गुदाद्वार द्वारा क्या निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बहिक्षेपण। इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, बहिक्षेपण। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों हमने पाचन तंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया पढ़ ली। पाचन तंत्र का अपन ने क्या शुरुआत में डायग्राम बना लिया। पाचन तंत्र आहारनाल और पाचक ग्रंथियों से मिलकर बनता है। ये बता दिया कि आहारनाल के अंदर मुख गुहा, आपके ग्रासनाल, ग्रसिका, आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ये संरचनाएं पाई जाती है। पाचक ग्रंथियाँ पढ़ ली अपने। फिर किस प्रकार से पाचन की इनके सारे अंगों की डिटेल पढ़ ली। उसके बाद में हमने पढ़ा पाचन तंत्र की क्रिया विधि या पाचन तंत्र की कार्य प्रणाली। ठीक है, तो उनकी अपने सारी डिटेल पढ़ ली। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, घर पे आप इसका अभ्यास करना। थैंक यू।